नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। देखिए, करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है उसकी सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। इसका जो आपकी जो ये क्लास है, ये क्लास 3rd आपकी रहने वाली है। तो जिन्होंने अभी पुरानी वीडियो नहीं देखी है करंट अफेयर्स की, प्लीज़ आप उनको वॉच कर लीजिएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो मैंने चला रखी है, अगर आपने इसकी सारी क्लासेस अटैम्प्ट कर ली तो आपका जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वह कंप्लीट हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से आएगा तो वह आपका मिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें वाइड करंट अफेयर्स को कवर किया गया है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स की जो मैं क्लासेस चला रहा हूँ उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी साथ में देखिए, रीजनिंग की, आपकी मैथ्स की, आपकी क्या बोलते हैं कि जनरल नॉलेज की जितनी भी क्लासेस आपको कराई जा रही है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से रहने वाली हैं। तो आप सभी क्लासेस को रेगुलरली आप वॉच कीजिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये सारी जितनी भी क्लासेज हैं आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाली हैं। तो ये करंट अफेयर्स की 3rd क्लास है। बाकी जो 2 क्लासेज हैं वह मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट में जाके भी उनको वॉच कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो जितनी भी हैं आपकी आगामी जो आपकी आबकारी और परिवहन सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है, साथ में आपका उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई है उसके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए करंट अफेयर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलरली मिल सके और इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिल सके। तो चलिए, आज की जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, आज की जो सेशन रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है, इंटरेक्टिव रहने वाला है। तो आप इसको एंड तक देख लीजिएगा। चलो, आज की जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। करंट अफेयर्स की आपकी 3rd क्लास है। तो करंट अफेयर्स की जो एक क्लास है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हरित हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली स्वदेशी बोट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए, हरित हाइड्रोजन से चलने वाली देश की जो पहली स्वदेशी बोट है, ये स्वदेशी बोट है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपका तमिलनाडु के थुथकडी में किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को तमिलनाडु के थुथुकडी में 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ये जो प्रोजेक्ट है 17,000 करोड़ का है। कहाँ? ये तमिलनाडु राज्य के थुथकडी में है। तो आपको ये नाम याद रखना है। थुथकडी में आपका हरित हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली स्वदेश बोट का उद्घाटन किया गया है। तो हरित हाइड्रोजन का देखिए लक्ष्य क्या है? आपका शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। तो ये हरित हाइड्रोजन से चलने वाली यह नौका शून्य कार्बन उत्सर्जित करती है और शोर किए बगैर चलती है। तो मतलब इसका कोई ना तो कोई शोर करेगी, और कार्बन जो उत्सर्जन होगा इसका वो बिल्कुल ही 0 होगा, शून्य होगा। तो ये आपका इको फ्रेंडली आपकी ये रहने वाली है। इसकी शुरुआत से वैश्विक ताप वृद्धि का असर कम करने में मदद होगी। तो देखिए, कार्बन जब आपका एटमॉस्फेयर में जाती है तो उससे क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसका जो ताप होता है उसमें वृद्धि होती है। तो आपका ये शून्य कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो इसमें जो ताप वृद्धि होगी वह भी आपकी बहुत ही कम होने वाली है। तो देखिए, भारत ने एक लक्ष्य रखा है। भारत ने 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो आपने ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 2070 का टारगेट रखा है भारत ने। तो इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस भारतीय को ब्रिटेन ने नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन ने देखिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। किसको किया गया है? ऑप्शन ए, सुनील मित्तल जी को किया गया। तो सुनील मित्तल इसका सही जवाब है। देखिए, आप नीचे इमेज में भी देख रहे होंगे, सुनील मित्तल को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया है। तो जो ये सुनील मित्तल हैं, कौन है? भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हैं सुनील मित्तल, जिनको ब्रिटेन ने नाइटहुड से सम्मानित किया गया। देखिए, किंग्स चार्ल्स तृतीय ने भारत ब्रिटेन के बीच कारोबारी संबंध बेहतर बनाने में योगदान के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। इससे पहले देखिए 2009 में जो रत्न टाटा जी हैं, टाटा कंपनी के जो आपके चेयरमैन हैं, उनको यह सम्मान दिया गया था 2009 में, रत्न टाटा जी को। और इस बार किसको दिया जा रहा है? सुनील मित्तल, जो आपके भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको इनको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका परीक्षा की दृष्टि से, किस राज्य ने सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत की है? तो ये एक योजना चलाई गई है। आपने बताना है किस राज्य
के द्वारा ये योजना चलाई गई। ऑप्शन ए दे रखा है दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए दिव्यांगजनों को मोटर चलित तिपहिया वाहन देगी दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। आपका कौन सी योजना है? सुगम्य सहायक योजना। तो सुगम्य सहायक योजना में देखिए इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों, तो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, को कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल जैसी कई उपकरण प्राप्त होंगे। तो दिव्यांग व्यक्तियों को देखिए कृत्रिम अंग दिए जाएंगे, ट्राईसाइकिल दिए जाएंगी, मोटराइज ट्राईसाइकिल इसमें दी जाने वाली है सुगम्य सहायक योजना के तहत। इसके अलावा देखिए व्हील चेयर, श्रवण यंत्र यानी कि सुनने के लिए यंत्र, ब्रेल किट और दृष्टि बाधितों के लिए स्मार्टफोन और कुष्ठ रोगों के लिए ADL किट उपलब्ध कराई जाएंगे। तो किसके द्वारा चलाई गई है? ये आपकी दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई है सुगम्य सहायक योजना। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए दे रखा है 32वां, ऑप्शन बी दे रखा है 37वां, ऑप्शन सी दे रखा है 42वां और ऑप्शन डी दे रखा है आपका 46वां। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है 42वां। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 2024 में 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जो होता है वो कौन जारी करता है? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ही जारी किया जाता है। तो जारीकर्ता का आपने नाम याद रखना है। स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने देशों में? 55 देशों के में 42वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। 2023 में भारत का स्थान 40वां था। तो आपने 42वां स्थान ये याद रखना है 2024 में। जारीकर्ता कौन है आपका? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है। तो ये इतना पॉइंट्स आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन भारतीय ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं? तो आपने बताना है कि भारतीय कौन से हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बनने का मौका पाया है। ऑप्शन ए दे रखा महेश गुप्ती, ऑप्शन बी दे रखा रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी सुनील नग्गल, ऑप्शन डी लिएंडर पे। तो देखिए रोहन बोपन्ना जो हैं उन्होंने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। देखिए टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का फाइनल जीतने के साथ ही 43 वर्ष की उम्र में, यानी कि कितनी उम्र में? 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपने इसको याद रखना है कौन है? रोहन बोपन्ना। बोपन्ना व ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन, तो किनके साथ जीता है इन्होंने? मैथ्यू एब्डेन जो कहाँ के हैं? इटली के सिमोन बोलिल और एंड्री वॉसोसोरी को फाइनल में हराया है। भारत को 7 साल बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीता खिताब मिला है। तो रोहन बोपन्ना आपने याद रखना है। रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए दे रखा है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी ऋत्विक रंजनम, ऑप्शन सी कपिल यादव, ऑप्शन डी आयुष सुनार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो इससे पहले जो अरविंद पनगड़िया थे वे नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। उनको अब 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अब देखिए बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। आपने याद रखना है केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अभी कौन सा आयोग चल रहा है? 16वां आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। उसके बाद बात करें तो देखिए इससे पहले जो आपका जो ये तो 16वें हैं, 15वें कौन थे? 15वें थे आपके एनके सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको याद रखना है, इनसे पहले एनके सिंह थे। अब जो हमारा वित्त आयोग है अनुच्छेद 236 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 280 में आपको बताया गया है कि देश का एक वित्त आयोग होगा जो 5 वर्षों के लिए गठित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। आपकी जो 2024 में गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें किसकी झांकी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपने बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत मंत्रालय। संस्कृत मंत्रालय को गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में प्रथम झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
तो ये जो संस्कृत मंत्रालय की जो झांकी थी वह भारत लोकतंत्र की जननी, आपको इसकी थीम याद रखनी है, भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये संस्कृत मंत्रालय की आपकी ये झांकी थी जिसका थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी। आपको इतने पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। अब देखिए 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने फ्रांस को अतिथि देश बनाया था। तो फ्रांस इसमें अतिथि देश थे जिसके राष्ट्रपति कौन है, एमेनुएल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति, कौन सा अभ्यास है, भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा है श्रीनगर, ऑप्शन बी दे रखा है उधमपुर, ऑप्शन सी दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन डी दे रखा है आपका अल्मोड़ा। तो देखिए हमारी जो तीनों जो सेनाएं हैं यानी कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों का देखिए संयुक्त अभ्यास कराया जा रहा है। इसका नाम रखा है भारत शक्ति। इसका जो आयोजन हो रहा है ये आपका जैसलमेर में हो रहा है, जैसलमेर राजस्थान में हो रहा है। देखिए भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। और ये कब किया जा रहा है, आपका 12 मार्च 2024 को होने जा रहा है भारत शक्ति अभ्यास। तो भारत शक्ति अभ्यास क्या है, आपका भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। और जो आपके हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वह कौन है इस समय वर्तमान में, जनरल अनिल चौहान। इनकी मौजूदगी में और साथ में तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में ये आपका भारत शक्ति जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह होने जा रहा है। हमारे जो भारत के प्रथम CDS कौन थे यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, आप सभी को पता होगा, विपिन सिंह रावत जी थे। ये भी आपको याद रखना है, विपिन रावत जो थे आपके पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे। वर्तमान में कौन है आपके, जनरल अनिल चौहान है। तो इतने पॉइंट्स आपको इसको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा कि राज्यसभा में अलग अलग फील्ड से 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है आपका राज्यसभा के लिए। तो वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ऑप्शन एक दे रखा है उदय कटक, ऑप्शन बी अजय सिन्हा, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी को वर्तमान में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका, जो सुधा मूर्ति है एक लेखिका है, को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। 73 वर्ष की है सुधा मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो आपने ये दोनों डेट्स भी याद रखनी है, 2006 में पद्मश्री, 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। तो जनवरी में सतनाम सिंह संधू जी को किया है। अब आपको क्या बोलते हैं, सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। राष्ट्रपति उच्च सदन यानी कि आपका जो राज्यसभा होता है उसके लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और आपका अंतिम क्वेश्चन ये रहने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है। ऑप्शन ए दे रखा पनामा, ऑप्शन बी दे रखा केन्या, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी दे रखा आपका अर्जेंटीना। तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें पनामा को नया सदस्य बनाया गया है। तो देखिए सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल हो गया है। पनामा ISA का 57वां देश बन गया है। ISA की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है, तो बना है आपका पनामा
देश आपका बना है। तो ये वाला पॉइंट आपको इससे याद रखना है। तो ये थी आपकी करंट अफेयर्स की आज की क्लास। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको आपके जो भी करंट अफेयर्स का जो भी आपका सिलेबस है उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐड ऑन हुआ होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट्स वीडियो आपको रेगुलरली मिल सकें और आपका जो भी एम है वह आप अचीव इजीली कर पाएँ। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आप कंसिस्टेंस रहेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।